हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो इन माय चैनल। अभी हम जिस मैच के बारे में बात करने वाले हैं वो है रात वाला पोर्तुगीज़ लीग का मैच। इस ये मैच पहले लिस्टेड था तो मैंने पहले डिसाइड कर लिया था। उससे पहले कल वाले मैचेस के अगर हम रिजल्ट देख लें तो आप देख सकते हैं, मैंने कहा था कि कल वाला मैच बहुत ही अच्छा हो सकता है, बहुत ही मतलब स्पेशली हाला प्ले जैसे आपके लिए ड्रीम इलेवन पर भी काफ़ी अच्छा गया। तो आप देख सकते हैं जो मेगा लीग मतलब मीडियम साइज लीग जो अराउंड अरेंज करी थी हाला प्ले वालों ने, वहाँ पर मेरा रैंक काफ़ी अच्छा रहा। स्मॉल लीग भी सारे स्मॉल लीग्स मैंने क्लीन स्वीप कर लिया था, जो मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर करे हैं। ड्रीम इलेवन पर भी काफ़ी अच्छा रहा था। आप देख सकते हैं गैप लगभग 12 पॉइंट का गैप था। ठीक है, और जो जैसी टीम मैंने दिखाई थी वीडियो के एंड में उसी तरह का टीम था। एक दो चेंजेस थे शायद, बस ऐसा, और ज़्यादा कुछ नहीं था। बुंडेसलीगा भी काफ़ी सही गया था, लेकिन इस मैच में ज़्यादा कंसंट्रेशन देने की वजह से बुंडेसलीगा में मैं ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाया। लेकिन जो जो प्लेयर्स के बारे में मैंने कहा था वेडर ब्रेमेन की तरफ से स्पेशली, क्योंकि वहाँ से परफॉर्मर्स काफ़ी कम थे, वो काफ़ी इफेक्टिव रहे। अगर आपने हाला प्ले में खेली होगी तो आपने देखा होगा कितना इफेक्टिव रहा था सब कुछ। इलसैंकर के बारे में भी हमें पता था, लेकिन ऑफ कोर्स उनका गोल अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन उनके बारे में हमने काफ़ी बातें करी थी। और क्योंकि वो बेंच से आए थे और जनरली डिफेंसिव रोल पे खेलते हैं तो उसके बारे में मैंने ज़्यादा बताया था नहीं। तो ये सब था। तो 12 टीमों वाला मैच जो आज पहले होने वाला है वो मैच भी मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन पता नहीं कितना हो पाएगा, वीडियो आ पाएगा या नहीं। लेकिन वो मैच बेटर मैच है इस वाले मैच से। लेकिन क्योंकि ये वाला मैच पहले लिस्टेड था तो ये वाला मैच मैंने पहले शुरू किया था तो पहले ख़त्म भी हुआ है। तो देखते हैं कितना हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं इस मैच की एनालिसिस। ये मैच भी अभी मैच वीक 25 में हो रहा है। विटोरिया डे गुइमारेस और स्पोर्टिंग सीपी, जो कि स्पोर्टिंग लिस्बन के नाम से भी आप जान सकते हैं, इन दोनों टीमों के बीच में ये मैच होने जा रहा है। ये मैच होने जा रहा है स्टाडियो डी अफोंसो हेनरिकेस, मतलब ये विटोरिया का होम ग्राउंड है। तो दोनों टीमों की करंट पोजीशंस की बात करें, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है दोनों टीमों में। विक्टोरिया 7वें स्थान पर है और स्पोर्टिंग सीपी चौथे स्थान पर है। स्पोर्टिंग सीपी वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं पोर्तुगल के डोमेस्टिक सर्किट में। ये मैंने पिछले जो वीडियोस बनाए थे, वीडियो मैंने बनाया था वहाँ पर मैंने कहा था। लेकिन फिलहाल स्पोर्टिंग सीपी के फॉर्म को लेकर, मतलब ये जो ब्रेक हुआ इसके पहले उनके फॉर्म को लेकर थोड़ा सा प्रॉब्लम रहा है। तो देखना यही है। वैसे स्पोर्टिंग सीपी तो अनडाउटेडली यहाँ पे फेवरेट है ही, आप यहाँ पर भी उनकी रैंकिंग से देख ही सकते हो। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर डिस्कस करना ज़रूरी है, जो कि आपको बड़ी लीग में काम आ सकती हैं। और अगर आप हाला प्ले में खेल रहे हो तो स्मॉल लीग में भी आपके काम आएंगे। मिसिंग न्यूज़ की बात करें तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो रहा है होगा विक्टोरिया के लिए, विक्टोरिया नहीं विक्टोरिया के लिए, वो है सैको का ना रहना। ये इनके राइट बैक खेलते हैं। और पेड्रो हेनरिक, इनके भी थोड़े बहुत डाउट्स हैं। ये भी सेंट्रल डिफेंस में बहुत ही अच्छा काम कर रहे थे। स्पोर्टिंग सीपी के ऊपर वेंडल का ना रहना भी बहुत ही बड़ा धक्का है। क्या क्या ये प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस रहा है इन प्लेयर्स का, ये सब हम आगे डिस्कस करते हैं। आखिरी हेड टू मैचेस की बात करें, एक ही मैच मैं कंसिडर कर रहा हूं, क्योंकि उससे पहले प्लेयर्स भी चेंज हो चुके थे, कोचेस भी चेंज हो चुके थे, तो इसीलिए आखिरी यही मैच कंसिडर मैं कर रहा हूं। तो ये मैच स्पोर्टिंग से भी 3-1 से जीत गई थी। क्या क्या चीज़ें हुआ था यहाँ पर, लेफ्ट साइड से पूरी तरह से डोमिनेशन। प्लेयर्स के नाम कुछ हैं यहाँ पे जिनको आपको ध्यान में रखना है, और चाहे आप किसी तरह का भी लीग खेल क्यों ना खेल लें, कुछ प्लेयर्स इन दोनों टीमों के मिलाकर आपके साथ में आएंगे जिनको आपको हर लीग में रखना है, क्योंकि इनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा। अनलेस कि उनकी कोई इंजरी हो जाती है और पहले रिप्लेस्ड हो जाते हैं, या फिर पहले रेड कार्ड वगैरह देखते हैं। अगर ये पूरा मैच खेलते हैं तो इनका इन्वॉल्वमेंट आप लिख के ले सकते हैं कि इनका इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा होगा, जो कि आपके हाला प्ले में बहुत काम आएंगे। तो लेफ्ट साइड से पूरा यहाँ पे ख़त्म कर दिया था विटोरिया की टीम को। इसके सिवाय इनकी जो सेंट्रल डिफेंस रही, इन्होंने भी काफ़ी अच्छा काम किया। एक प्रॉब्लम वैसे थी इनकी टीम में, वो था होल्डिंग मिडफील्ड में थोड़ा बहुत इशू था, ठीक है, लेकिन वो उतना सामने आया नहीं, क्योंकि बाकी पोजीशंस पर काफ़ी अच्छे काम किए दोनों। विंग्स का काफ़ी अच्छा काम रहा, बोलासी ने भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस किया। गोल्स वगैरह तो नहीं करे, लेकिन अपना काम ठीक ठाक करा था। ओला ये हमें जैसे खेल रहे थे, जो कि रियल मद्रिद में पहले खेलते हैं थे, अगर आपको पता हो। इन्होंने भी गोल दागे, लुसियानो विएटे उन्होंने 2 असिस्ट निकाले। अकुना का एक गोल था, इनके एक एरर की वजह से गोल भी कंसीड किया था वैसे स्पोर्टिंग की टीम ने, लेकिन फिर भी ओवरऑल इन्होंने काफ़ी अच्छी फुटबॉल खेली। और जैसे मैंने बताया, दोनों सेंट्रल डिफेंडर्स भी काफ़ी कमाल रहे। विटोरिया की टीम के होकर थोड़े बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहे। उनके जो मेन प्लेयर्स थे, उनके जो मिडफील्ड में, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं थे। वो मेन प्लेयर्स कौन हैं कैसे हैं मैं आगे आपको समझाता हूँ। फिलहाल के लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, उनकी मिडफील्ड में खास कुछ हुआ नहीं, ठीक है, जिसका फ़ायदा कुछ हद तक उठाया। और एक गोल एक शॉट पोस्ट पे भी लगा, बाकी खास कुछ हुआ नहीं इनकी टीम के होकर। तो रिपोर्ट पे अगर आ जाए तो दोनों फ्लैंक्स ने काफ़ी अच्छा काम किया स्पोर्टिंग की टीम के होकर। 2 गोल्स आए उनके लेफ्ट साइड से। डिफेंस में स्ट्रॉन्ग एज वेल, मैथ्यू सेबास्टियन कोआटेस,
इन दोनों ने काफ़ी अच्छा काम किया। सेबास्टियन कोआटेस का एक गोल भी था। स्पोर्टिंग लिस्बन इफेक्टिव रही थी सेट पीस से। कुछ प्लेयर्स नहीं खेले थे गुइमारेस के होकर, ये चीज़ ध्यान में रखना। क्यों ध्यान में रखना है मैं आगे आपको समझाता जाऊंगा। उसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा था इस मैच में, क्योंकि इसीलिए गुइमारेस ने थोड़ा बहुत लेफ्ट साइड से ट्राई किया, लेकिन ज़्यादा कुछ इफेक्ट रहा नहीं उसका। वैसे अकुना, अभी स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं ऊपर। यहाँ से आपके लिए हाला प्ले की चीज़ें स्टार्ट होती हैं। अकुना के सबसे ज़्यादा टैकल्स थे, उन्होंने जीते थे। मतलब अकुना सबसे ज़्यादा टैकल्स जीत रहे हैं, मतलब ओपोनेंट टीम राइट साइड से काम कर रही थी, इसीलिए अकुना के पास काफ़ी मौके हैं। वैसे भी अकुना अटैक पे भी काफ़ी जाते हैं, सिर्फ डिफेंसिवली नहीं, तो ये थोड़ा सा मतलब इरिलेवेंट भी हो सकता है। उसके बाद आते हैं विएटो, जेसी और दुम्बिया जो कि स्पोर्टिंग लिस्बन के टीम के थे, इन्होंने भी 3 टैकल्स जीते। और गुइमारेस के होकर, ये गुइम मतलब गुइमारेस आप समझ लीजिए, इनके होकर आगू जो सेंट्रल डिफेंसिव मिडफील्ड में खेल रहे थे, और गार्सिया जो कि राइट बैक हैं। तो आप समझ सकते हैं राइट बैक का बहुत ज़्यादा टैकल विन करना पड़ा गुइमारेस की टीम के होकर। मतलब ये जाहिर सी बात है कि लेफ्ट साइड से अटैक बने थे स्पोर्टिंग सीपी के। वेनाचियो जो कि सेंट्रल बैक हैं गुइमारेस की, इनके सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन से। पासिंग की बात करें, मैथ्यू हाईएस्ट पासर रहे थे, उसके बाद हेलिन गुइमारेस की तरफ से, और उसके बाद कोआटेस। मैथ्यू का पासिंग रेट भी आप देख सकते हैं, 97% पास सक्सेसन इनका था। और वेनाचियो का भी 91, दुम्बिया का भी 91, 96 था वेनाचियो का, दुम्बिया का 91। और सेबास्टियन कोआटेस जो कि चौथे स्थान पर है, 89% पास सक्सेसन इनका रहा है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा पासिंग करती है स्पोर्टिंग की टीम। 4 में से 3 नाम स्पोर्टिंग के टीम के थे। आगे भी मैं कुछ चीज़ें आपको समझाता जाऊंगा और आपको समझ में आ जाएगा कि स्पोर्टिंग लिस्बन किस तरह के स्टाइल से खेलते हैं। और कुछ हो या ना हो, इनके प्लेयर्स तो आपको पासिंग के लिए भतेरा पॉइंट्स दे के ही जाएंगे। हैरिन और गार्सिया जो दोनों फुल बैक्स थे, इन्होंने सबसे ज़्यादा क्रॉस निकाले। उसके बाद थे इवांजेलिस्टा। समरी कुछ बताने के लिए है नहीं, एक ही मैच क्योंकि है। अभी हम दोनों टीमों की स्ट्रेंथ और वीकनेस एनालिसिस करेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको स्पोर्टिंग का दिखा देता हूँ। विटोरिया का मैंने पहले लिखा है, लेकिन मैं पहले आपको स्पोर्टिंग का दिखा देता हूँ, उसका रीज़न आपको समझ में आ जाएगा। तो आखिरी 3 मैचेस देखेंगे हम। आखिरी मैच जो था एवीज के अगेंस्ट में, उन्होंने जीत हासिल करी थी। क्या किया था स्पोर्टिंग ने, मिडफील्ड में वेंडल बट्टाग्लिया ने कितने पासेस खेले वो मैं आपको आगे दिखाता हूँ। इनका काम रहा। लेफ्ट साइड में फिर से अकुना, राइट साइड लेकिन कंपैरेटिवली वीकर रहती है इनकी। रिस्टॉप्स की बाद में रिप्लेस्ड भी हो गए, थोड़े बहुत वीक रहे थे, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सही हैं। आप देख सकते हैं फिएटो, प्लाटा, ये जो है इनके स्पोराव, ये स्पोराव या जो भी नाम है इनका, स्ट्राइकर खेल रहे थे। इन्होंने सारे सारे ही अच्छे परफॉर्मेंसेस करे। एविस जितना भी फाइट वो कर सकती थी उतना भी वो नहीं कर पाई, क्योंकि पहले 20 मिनट के अंदर ही उनके 2 प्लेयर्स मैदान के बाहर हो गए रेड कार्ड देखकर। एक एक को तो डायरेक्ट रेड कार्ड मिला और एक को 2 येलो कार्ड के बाद रेड कार्ड। तो इसीलिए जितना फाइट वो कर सकते थे उतना भी नहीं कर पाए, और उसका पूरा फायदा स्पोर्टिंग ने उठाया। रिपोर्ट में अगर हम देखें तो मिडफील्ड डोमिनेटेड था। बट्टाग्लिया, वेंडल ने कमाल का फुटबॉल खेला, ठीक है। वेंडल आपने देखा ऊपर कि आज के मैच में नहीं खेलेंगे, तो ये एक प्लेयर है जो कि मिस करने वाली है स्पोर्टिंग की टीम आज के मैच में। अगेन अटैक वाज मेनली लेफ्ट साइड डिपेंडेंट। अकुना, विएटो ये दोनों जोड़ी में मतलब काम करते हैं। ऊपर भी आपने देखा हेड टू हेड वाले मैच में, यहाँ पर भी वही है। एवीज ने दोनों साइड से ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन लेफ्ट साइड से कंपैरेटिवली ज़्यादा उन्होंने कोशिश करा। उनके लेफ्ट साइड से मतलब स्पोर्टिंग के राइट साइड से, जो कि हमने देखा उनका वीकर जोन है, बट इंडिविजुअल क्वालिटी मैटर कर गया। और 2 रेड कार्ड 20 मिनट में, मतलब ऑलरेडी आप हार जाते हैं जब आप एक स्ट्रॉन्ग टीम के अगेंस्ट खेलते हैं। एक वीकर टीम जब खेल रही है, उसके बाद अगर वो पहले 20 मिनट के अंदर ही 9 जन पे हो जाए तो बहुत मुश्किल होता है वहाँ से मैच पे कुछ करना। प्लाटा ये प्लेयर बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। क्यों, मैं आपको समझाता हूँ। ये खेल रहा था राइट विंग पे, जनरली राइट विंग पे खेलता है, राइट साइड में खेलता है ये जो है प्लाटा। लेकिन इसकी डिफेंसिव क्वालिटीज आप देखिए, यहाँ पर उन्होंने 3 टैकल्स जीते। रिकार्डो मंगास जो कि सेंट्रल बैक खेल रहे थे, जनरली लेफ्ट बैक खेलते हैं लेकिन उस मैच में सेंट्रल बैक खेल रहे थे, तो इनको भी काफ़ी टैकल्स जीतने पड़े। प्लाटा का इंटरसेप्शन सबसे ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद वेंडल और बट्टालिया जिनका मैं बात कर रहा था मिडफील्ड में, इन दोनों के ओवर 90 पासेस थे विद 90% पासिंग एक्यूरेसी। वेंडल का मुझे अभी भी फिगर याद है, 115 पासेस उन्होंने खेले थे इस मैच में, और बट्टाग्लिया का भी कुछ 93 या 94 ऐसा था। और 90% पासिंग एक्यूरेसी, आप समझ सकते हैं कि कितना इफेक्टिव ये रहते हैं सेंट्रल और मिडफील्ड में। अकुना सबसे ज़्यादा क्रॉसेस उनका रहा, और कबराज जो कि विंग से आए थे स्पोर्टिंग सीपी के होकर, कब्राल होगा ये शायद, तो इन्होंने भी 6 क्रॉसेस निकाले। तो विंग से कमाल का काम तो होता ही रहता है जो मैंने बताया, लेकिन डिफेंसिवली थोड़ा बहुत प्रॉब्लम्स है। और ये आपने देखा
ये रिस्टॉप्स की जो है ये जनरली फुल बैक खेलते हैं, विंग बैक खेलते हैं, तो इनके जगह पर आए थे यहाँ पे काब्राल, ठीक है, जो कि थोड़े से अटैकिंग माइंडेड फुटबॉलर हैं। यहाँ आते ही इन्होंने मतलब क्रॉसेस वगैरह निकाले थे। अच्छा, तो ये हो गया स्ट्रेंथ, ठीक है, जहाँ पर स्पोर्टिंग सीपी जीती है। अब हम इनकी वीकनेस को भी एनालिसिस करेंगे जहाँ पर वो हारे हैं। ये है सेकंड लास्ट मैच उनका, जहाँ पर फमलिचाओ, ये भी स्पोर्टिंग सीपी से नीचे वाली ही टीम रही है। ये मेरे ख्याल से 5वें या 6ठे स्थान पर रही थी ये टीम। उन्होंने 3-1 से हरा दिया। तो ऐसा क्या किया उन्होंने जिसकी वजह से स्पोर्टिंग सीपी को पूरी तरह से आउट क्लास कर दिया, दिखाते हैं। देखिए, दोनों विंग्स कमाल का इस्तेमाल किया। राइट साइड जो कि स्पोर्टिंग सीपी का वीक पॉइंट है, वहां पर पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया गोंचाल्वेस ने। और उससे पहले जो काम किया वो है होल्डिंग मिडफील्ड में काम बढ़ाया। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, बट्टाग्लिया, वेंडेल, ये दोनों आपने देखा ऊपर नाम, ये दोनों बहुत अच्छे पासर्स हैं, बहुत सारे पासिंग खेलते हैं, लेकिन मतलब क्रिएटिविटी में ये थोड़े से पीछे रह जाते हैं, ठीक है। इसीलिए इतने सारे पासेस निकालने के बावजूद भी इनके नाम असिस्ट ज़्यादा नहीं है। थोड़े से डिफेंसिव माइंडेड हैं, मतलब पीछे पासेस करते हैं, खुद खुद के अंदर ही पासेस निकालते हैं, फॉरवर्ड पासेस या असिस्ट मेकिंग एबिलिटी इनकी काफ़ी कम है। तो इसी का फ़ायदा उठाती है डायरेक्ट फुटबॉल खेलने वाली टीम। मैं जो ये तीनों ही मैचेस आपको दिखाऊंगा, ये मैच होगा दूसरा और एक और मैच आपको दिखाऊंगा। तीनों ही मैचेस में स्पोर्टिंग सीपी की जो बॉल पोजीशन रही है वो सबसे ज़्यादा रही है। पासिंग एक्यूरेसी, पासिंग सक्सेस सब कुछ ज़्यादा रहा है, लेकिन गोल के सामने वो जाते बहुत कम है, ठीक है। 2-3 ऐसे प्लेयर्स हैं उनकी टीम में जो कि बॉक्स के अंदर जल्दी जा जाते हैं और चांसेस भी ज़्यादा क्रिएट करते हैं, गोल के भी आसपास रहते हैं। लेकिन बाकी जो प्लेयर्स हैं वो पूरे मैच में आपको पास करते हुए दिखेंगे, लेकिन ज़्यादा पेनिट्रेशन वो ज़्यादा दिखाते नहीं हैं, ठीक है। इसीलिए स्पोर्टिंग से भी जीतती भी है तो 1 गोल या 2 गोल से जीतती है अगेंस्ट वीकर टीम्स भी। लेकिन यही अगर मैं कंपैरिजन करूँ विटोरिया से, तो ज़रूरत पड़ने पर कुछ मैचों में मैंने उनको 4-5 गोल करते हुए भी देखा है, जो कि स्पोर्टिंग सीपी के तरफ से मैंने मतलब हाल ही में कुछ मैच में तो नहीं देखा। तो यहाँ पर जो हुआ, पहले आप देखिए कि यहाँ पे सेंट्रल मिडफील्ड को ब्लॉक कर दिया, सेंट्रल डिफेंस ने भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम करा था। और उसके बाद दोनों विंग्स ने कमाल की फुटबॉल खेली। स्पोर्टिंग सीपी के लिए क्या हुआ, उनकी जो राइट बैक की पोजीशन है यहाँ पर फिर से गड़बड़। अकुना अकेले मतलब फाइट करते हुए नजर आए, साथ में कैब्राल, प्लाटा, दोनों जो थे। प्लाटा का डिफेंसिव क्वालिटी काफ़ी अच्छा है, ये याद रखना। तो ये ठीक ठाक आपके लिए पॉइंट्स देते रहते हैं, स्पेशली हाला प्ले में। और क्योंकि सेंट्रल मिडफील्ड में काम बंद हो चुका था, तो बिएट्टो के लिए सप्लाई बंद, बिएट्टो के लिए सप्लाई बंद, मतलब अटैक का जो सारी जो काम करती है स्पोर्टिंग की टीम वो बंद। तो यहाँ पर देखिए क्या किया, बेसिकली फ्लामा, मतलब जो फ्लामाचियो इनका नाम है ओपोनेंट का, उन्होंने कंट्रोल किया मिडफील्ड को, ब्लॉक किया विएटो का सर्विस। और यही ज़रूरत था स्पोर्टिंग के अटैक को बंद करने का। विंग प्ले अच्छा, राइट विंगर ने 2 गोल मारे, जो कि वीक पॉइंट रहती है स्पोर्टिंग सीपी के, ये आपने देख ही लिया। 2 सपोर्टिंग विंग्स स्टिल ट्राइड हार्ड बट द सप्लाई ऑफ टोटली ऑफ, क्योंकि मिडफील्ड पूरी तरह से कंट्रोल कर चुकी थी। आकुना फिर भी सही रहे थे, और स्पोर्टिंग ने हालांकि सेट पीस से गोल दागा। अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो देखिए, प्लाटा फिर से यहाँ पर हाईएस्ट टैकल विन, और कब्राल का भी यहाँ पर नाम था। फमाचियो के होकर पेरेज और उनके जो गोंचाल्वेज रहे हैं, ये दोनों ठीक ठाक रहे हैं। इंटरसेप्शन की बात करें, नेटो स्पोर्टिंग की तरफ से और बाकी जितने भी डिफेंडर्स खेल रहे थे फ्लामाचियो के होकर, उन सभी ने इंटरसेप्शंस कमाल का करा। सबके नाम 3-3 इंटरसेप्शंस थे, जबकि स्पोर्टिंग की तरफ से सिर्फ एक प्लेयर का। मतलब डिफेंस में भी काफ़ी अच्छा काम उनको करना पड़ा, तभी जाके वो स्पोर्टिंग जैसे हायर रैंक टीम को हरा पाए, जाहिर सी बात है। पासेस की बात करें तो यहाँ पर फिर से आपको वही चीज़ दिख जाएगा। देखिए 89 पासेस, बट्टाग्लिया, कोआटेस, अकुना, सारे के सारे देखिए 65 पासेस। जैसे मैंने बताया कि स्पोर्टिंग की टीम बहुत सारी पासेस खेलती है, 89 पासेस उनकी रही जो हाईएस्ट इस मैच में। पासिंग एक्यूरेसी भी बहुत बढ़िया, 98। उसके बाद यहाँ पर बट्टाग्लिया का भी 96। तो आप समझ सकते हैं ना कि पासिंग मतलब ये कमाल का करते हैं, लेकिन पेनिट्रेशन की अगर बात आए तो वहाँ पर कम हो जाती है इनकी। उसके बाद एडुआर्डो गोंचाल्वेज, ये सब प्लेयर्स से। प्लाटा का पासिंग भी काफ़ी सही। और अगर क्रॉसेस की बात आए तो अकुना सबसे ज़्यादा 20 क्रॉसेस उन्होंने निकाले थे। और उसके बाद आते हैं प्लाटा। तो प्लाटा बहुत ही इफेक्टिव प्लेयर है, मैं ये नहीं कह रहा कि ड्रीम 11 में इनकी ज़रूरत शायद नहीं पड़े, लेकिन हाला प्ले में अगर आप खेल रहे हैं ना, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। लास्ट मैच अगर हम कंसिडर करें, इस्तांबुल बासाकिशी, जो कि तुर्की की टीम है, यूएफा यूरोपा लीग का मैच था ये। यहाँ पर भी सेम चीज़, बिल्कुल कार्बन कॉपी। फिर से देखिए मिडफील्ड डोमिनेशन, राइट साइड से जो बंदा खेल रहा था उन्होंने फिर से गोल दाग दिए।
ठीक है, दोनों विंग्स ने अच्छा काम किया, लेकिन राइट साइड ज़्यादा पेनिट्रेटिव रहा और सेंट्रल डिफेंडर्स ने अच्छा काम किया। ठीक है, सेम रेसिपी आप देख सकते हैं, ब्लॉक मिडफील्ड रिप्ड ऑफ फ्रॉम विंगर्स, इस्तांबुल वाज स्ट्रॉन्ग एट देयर डिफेंस, इफेक्टिव फ्रॉम राइट साइड, सेम चीज़। अकुना विएटो ये कॉन्सिस्टेंटली अच्छा रहते हैं, यहाँ पर भी अच्छा रहे हैं। अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करें, क्लीशी जो कि इनकी लेफ्ट बैक हैं, इनको सबसे ज़्यादा टैकल्स जीतने पड़े। अकुना को सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन करना पड़ा, तभी जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि राइट साइड से काफ़ी अटैक आए। आप ये बात सोच सकते हैं कि अकुना लेफ्ट बैक में कॉन्सिस्टेंटली अच्छा खेल रहे हैं, फिर भी ओपोनेंट बार बार राइट साइड से क्यों गोल दागे जा रही है, क्योंकि अकुना का जितना मुझे समझ आ रहा है वो थोड़ा सा अटैकिंग माइंडेड प्लेयर है। ठीक है, वो मतलब हार्डकोर फुल बैक नहीं है जो कि डिफेंस करता हो। अटैक पे वो काफ़ी अच्छे जाते हैं, बॉक्स के अंदर चले आते हैं, क्रॉसेस निकालते हैं, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटीज़ में ये थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। ठीक है, तो ड्रीम 11 पे ये प्लेयर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अटैकिंग तरफ से आपके लिए काफ़ी पॉइंट्स देगा, लेकिन डिफेंसिव क्वालिटीज़ की जब बात आती है, जहाँ पे हालांकि काफ़ी पॉइंट देते हैं, वहाँ पे ये थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं, और इसीलिए उनकी तरफ से काफ़ी गोल्स भी आ जाते हैं, जो कि आपने आखिरी 2 मैच में देखा। अकुना की इंटरसेप्शन भी काफ़ी थे। उसके बाद क्लिशी, इस्तांबुल के जो सेंट्रल बैक्स थे उन्होंने काफ़ी पासेस खेले, और बट्टाग्लिया एज यूजुअल स्पोर्टिंग की तरफ से हाईएस्ट पासर। ओगेचुकवू जो कि मिडफील्डर थे, उन्होंने 98% पासिंग सक्सेस रखा। मतलब क्या, मिडफील्ड डोमिनेट तो किया, और जो हथियार स्पोर्टिंग इस्तेमाल करती है अपने खेल में, उसी सेम हथियार से इस्तांबुल ने स्पोर्टिंग को हराया। मतलब क्या, पासिंग और पासिंग। ठीक है, बट्टाग्लिया वेंडेल के तो थे ही, जो वो तो हमेशा ही रहते हैं, लेकिन उसी सेम हथियार से इस्तांबुल ने उनको मात दे दिया। विस्का जो इधर जनरली दोनों विंग से खेल सकते हैं, वो राइट विंग पे खेल रहे थे उस मैच में, और 10 क्रॉसेस उन्होंने निकाले, और अकुना स्पोर्टिंग की तरफ से 8 क्रॉसेस। अकुना और विस्का हैड मोर शॉट्स ऑन टारगेट। देखो, तो यही मैं काम आपको कहने की कोशिश कर रहा था। एक तो बंदा डिफेंस में खेल रहा है, उसकी तरफ से बार बार अटैक हो रहे हैं, लेकिन फिर भी जाके सबसे ज़्यादा शॉट ऑन टारगेट उन्होंने लिया। अकुना की बात हो रही है, तो ये कितना ज़्यादा अटैकिंग प्लेयर है ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, तो ये रहा स्पोर्टिंग सीपी आपके लिए पूरी तरह से, जो कि मैंने एनालाइज कर दिया क्या क्या उनकी स्ट्रेंथ है, क्या क्या वीकनेसेस हैं। आगे मैं समराइज करवा दूंगा। विटोरिया की बात करते हैं। तो ये है विटोरिया। विटोरिया आखिरी 3 मैच में कमाल का उन्होंने परफॉर्मेंस करा है। ठीक है, मेरे ख्याल से तीनों ही मैच में उन्होंने जीत हासिल करी है। तो यह है पहला मैच जहां पर पाकोस डे फेरेरा को उन्होंने हराया। रेसिपी क्या थी, जो मैं सबसे आपको बड़ी बात कहना चाहता था, कि जो हेड टू हेड वाले मैच में 2 बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे थे उनकी टीम में, वो है ये पेपे और आंद्रे आंद्रे। ये दोनों पूरी तरह से मिडफील्ड को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, गुइमारेस के होकर आपने देखा कि जो भी टीम मिडफील्ड कंट्रोल करने में सक्षम होती है, ऐसी टीमों के अगेंस्ट स्पोर्टिंग सीपी को काफ़ी दिक्कत होता है। लेकिन गुइमारेस के जो 2 मेजर मिडफील्ड कंट्रोलर हैं, वो तो खेले ही नहीं थे, तो इसीलिए मिडफील्ड पूरी तरह से एक्सपोज हो गया, जिसका फ़ायदा स्पोर्टिंग सीपी ने उठाया। ठीक है, हेड टू हेड से मैं ऐसा नहीं कह रहा कि स्पोर्टिंग सीपी ऑन पेपर इस मैच में वीक है, लेकिन जितना स्ट्रेंथ लेके गुइमारेस आ सकती थी उस मैच में, उतना स्ट्रेंथ लेके वो आ नहीं पाई। मैं यही कहना चाहता हूँ। और बाकी दोनों विंग्स ने ये भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा। रिपोर्ट की बात करें, होल्डिंग मिडफील्ड ऑफ पाकोस वाज गुड बट नॉट एज पेनिट्रेटिव। ये आप देखिए, दोनों मिडफील्डर ने ठीक ठाक काम करा, लेकिन उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं था। पाकोस ने लेफ्ट साइड से थोड़ा बहुत काम करने का कोशिश किया। गुइमारेस ने के होल मिडफील्डर्स जितने थे, सारे के सारे मिडफील्डर्स ने काफ़ी अच्छा काम किया। डिफेंस भी सही था, और उनके दोनों विंगर्स थे, दोनों ने ही काफ़ी अच्छा काम किया। डेविडसन और बेंच से जो आए थे जुआओ टेक्सेरा, ये बेंच से आकर 2 गोल मार के गए थे। लेफ्ट विंग पे जो खेल रहे थे, लेफ्ट साइड ऑफ गुइमारेस मच मोर इफेक्टिव। अच्छा, अभी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। दियाबी जो कि पाकोस के मिडफील्डर हैं, डिफेंसिव मिडफील्डर, उनको सबसे ज़्यादा टैकल जीतने पड़े। तो साइड सी बात है कि सेंट्रल मिडफील्ड से अटैक बन रहे थे, तभी इनके पास ज़्यादा मौके आए टैकल वगैरह करने के। और जॉर्ज सिल्वा जो कि राइट बैक थे पाकोस के, उनके भी काफ़ी अच्छे टैकल्स थे। और यहाँ से आप देख सकते हो पाकोस के लेफ्ट बैक ने सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शंस करे। मतलब राइट बैक लेफ्ट बैक दोनों को ही डिफेंसिवली काफ़ी अलर्ट रहना पड़ा। मतलब क्या, और गुइमारेस विंग से भी काफ़ी अच्छा काम कर रही थी। अभी देखिए पेपे और आंद्रे 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 इन दोनों का क्या इंपॉर्टेंस है। पेपे प्लेड द मोस्ट पासेस। ठीक है, पेद्राओ पेद्राओ मतलब ये हेनरिक हैं जो कि डिफेंस में खेल रहे हैं। ये जो हेनरिक है, इनका नाम ही पेद्राओ हेनरिक या पेद्रो हेनरिक ऐसा कुछ है। तो इनके सबसे ज़्यादा पासिंग सक्सेस थे। उसके बाद पेपे का क्रॉसिंग भी बहुत ही बढ़िया था। उसके बाद हालिन जो कि मेरे ख्याल से राइट बैक खेलते हैं,
नहीं, लेफ्ट बैक खेलते हैं तो इन्होंने भी काफ़ी क्रॉसेस निकाले, लेकिन पेपे का इंपॉर्टेंस आपने यहाँ पर देख लिया। ठीक है, आगे देखते रहिए। अगेंस्ट टोंडेला यहाँ पर भी सेम चीज़ उन्होंने करा, मिडफील्ड कंट्रोल करा और दोनों विंग्स से काम बताए, लेकिन विंगर्स का उतना ज़्यादा पेनिट्रेशन इनका रहता नहीं है, जनरली मिडफील्ड से ही काम चलता है। लेकिन अगर कहीं पे मिडफील्ड को ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना पड़ा तभी उनकी जो विंगर्स है उनको एक्ट पे आना पड़ता है। तो डायरेक्टली स्टैटिस्टिक्स पे आ जाते हैं। तो टोंडेला के लेफ्ट बैक को सबसे ज़्यादा टैकल्स करने पड़े थे। ठीक है, मतलब राइट साइड एक्टिव था गुइमारेस का। आंद्रे आंद्रे का सबसे ज़्यादा इंटरसेप्शन। पेपे फिर से आपके लिए सबसे ज़्यादा पासेस निकालने वाले प्लेयर बन गए, और पेपे ने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस भी निकाला, और साथ में डेविडसन थे यहाँ पे। तो पेपे का इंपॉर्टेंस आप देख रहे हैं। आंद्रे आंद्रे थोड़ा सा डिफेंसिव माइंडेड प्लेयर हैं, इसीलिए ज़्यादा उनका आपको मतलब अटैक में उतना इन्वॉल्वमेंट देखने को नहीं मिलता है, अनलेस कि वो सेट पीस वगैरह लेते हो तो। लेकिन पेपे हर तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, और ये दोनों ही प्लेयर नहीं खेले थे अभी तक। तो आपने शायद पेपे का ही देखा होगा, आंद्रे आंद्रे का यहाँ पर खाली इंटरसेप्शन आपने देखा। आगे भी देखते रहिए। और ये जो लास्ट मैच था एविस, यहाँ से भी उन्होंने जीत हासिल करी थी। सेम टीम को सेम स्कोर लाइन से स्पोर्टिंग सीपी ने हराया था, लेकिन याद रखना वहाँ पर 9 जन की एविस थी और यहाँ पर 11 जन की एविस। ठीक है, होल्डिंग मिडफील्ड वाज गुड, आंद्रे आंद्रे गुड, और उन्होंने एक गोल भी दागा। दोनों फुल बैक्स ने फिर से अच्छा करा, स्पेशली जो सैको जो उनके राइट बैक में खेल रहे थे ये, और ये आज के मैच में नहीं खेल रहे हैं। दोनों फुल बैक्स में से सैको मुझे काफ़ी पसंद आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आज नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके सीज़न में 5 येलो कार्ड हो चुके हैं, तो आज के मैच में उनको ड्रॉप करना ही पड़ेगा टीम को। एविस ने थोड़ा बहुत राइट साइड से ट्राई किया, ये भी मतलब गुइमारेस की टीम में भी राइट साइड में थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं। ठीक है, और इसीलिए गुइमारेस की टीम में लेफ्ट साइड से, माफ़ करना, गुइमारेस की टीम में लेफ्ट साइड से थोड़े बहुत इश्यूज़ हैं, इसीलिए ओपोनेंट बार बार राइट साइड से अंदर आ जाती है, जैसे कि हमने स्पोर्टिंग सीपी के टीम में भी देखा। सेंट्रल डिफेंस ऑफ गुइमारेस ने बहुत ही अच्छा काम किया। पेपे फिर से आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा टैकल्स। एवेस के लेफ्ट बैक ने यहाँ पर काफ़ी इंटरसेप्शन किया, मतलब विंग प्ले हो रहा है जो कि हर मैच में आपको देखने को मिल रहा है। वेनाशियो हाईएस्ट पासेस। ठीक है, और ये द ओनली प्लेयर हैं जिन्होंने 50 पासेस कंप्लीट किए। कहाँ पर आप देख रहे थे स्पोर्टिंग सीपी के होकर 100 पासेस, 80 पासेस, 90 पासेस, और यहाँ पर 50 पास भी एक बंदा निकाल रहा है। मतलब पासिंग के मामले में तो ये टीम काफ़ी पीछे रह रही है। ठीक है, सैको के हाईएस्ट पासिंग सक्सेस रेट 83%, और उसके बाद वेनाशियो 82। तो देखिए पासिंग सक्सेस रेट में भी ये काफ़ी पीछे हैं। कहाँ पर आप 90 के ऊपर बात कर रहे थे स्पोर्टिंग सीपी के होकर। पेपे ने सबसे ज़्यादा क्रॉसेस यहाँ पर डिलीवरी करे, और एविस के लेफ्ट बैक को भी काफ़ी क्रॉसेस करने के मौका मिले, मतलब राइट साइड से राइट साइड में गुइमारेस के प्रॉब्लम्स रहे थे। तो ये है दोनों टीमों की हाईलाइट। ठीक है, दोनों ही टीमों की जो बेसिक स्ट्रेंथ है जहाँ से वो अटैक शुरू करते हैं वो उनकी मिडफील्ड है, उसके बाद स्प्रेड वगैरह होता है। ज़्यादा मैं कहूँगा क्रिएटिविटी की अगर बात आप करेंगे तो गुइमारेस की सेंट्रल मिडफील्ड में क्रिएटिविटी ज़्यादा है, और स्पोर्टिंग सीपी की जो सेंट्रल मिडफील्ड है वहाँ पर लगातार पासेस होते हैं, पासेस कर करके वो आपको टायर्ड कर सकते हैं, ऐसे पासेस वो खेलते हैं, लेकिन क्रिएटिविटी में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। अब बाकी विंग प्ले की बात आए तो यहाँ पर भी गुइमारेस थोड़े से बेटर मुझे नज़र आते हैं। लेकिन हाँ, स्पोर्टिंग सीपी के पास दोनों ऐसे फुल बैक्स हैं, स्पेशली लेफ्ट बैक ऐसा है जो कि हर वक्त आपको पेनल्टी बॉक्स के आजू बाजू दिखेगा। ये इनकी वीकनेस भी है और स्ट्रेंथ भी है। अटैक इनकी मेनली जो है उसी साइड से ज़्यादा आती है। ठीक है, तो मैं एक छोटा सा समरी आपको करवा देता हूँ। अभी तक हमने जो जो चीज़ें देखी, विक्टोरिया गोमेज जीरेट फुटबॉल खेलती है, इसलिए इनकी पासिंग सक्सेस रेट जो है काफ़ी कम है, पासिंग भी काफ़ी कम करते हैं ये। होल मिडफील्ड कंट्रोल बाय आंद्रे आंद्रे एंड पेपे। फुल बैक्स लिटिल मोर कॉन्सिस्टेंट, स्पेशली लेफ्ट बैक उतना ज़्यादा अटैकिंग तो नहीं, लेकिन हाँ डिफेंस अटैक में बैलेंस रखना जानते हैं इनके जो फुल बैक्स हैं। थोड़ा सा राइट साइड में इनके लिए प्रॉब्लम्स हैं। सेंट्रल डिफेंस अच्छे हैं लेकिन थोड़ा सा इनकॉन्सिस्टेंट है। वेनांचियो एक ठीक ठाक नाम आप कह सकते हैं, पर मैच में ठीक ठाक परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन बाकी इनके जो रहते हैं जैसे कि हेनरिक या फिर जो भी आते हैं ये थोड़े से इनकॉन्सिस्टेंट है। गिव्स अवे टू मेनी सेट पीसेस, ये चीज़ याद रखना। पासिंग इनकी काफ़ी ख़राब है क्योंकि डायरेक्ट फुटबॉल खेलते हैं। डिफेंसिव टीम है स्पोर्टिंग सीपी, ज़्यादा गोल नहीं करती है, प्लेज लॉट ऑफ पासेस, सेंट्रली मच मोर क्रिएटिव। आपने देख ही लिया वेंडेल और बट्टाग्लियागा। टू फुल बैक्स आर क्वाइट इफेक्टिव इन अटैक, स्पेशली अकूना। सेंट्रल डिफेंस में ये भी काफ़ी कंसिस्टेंट है, चाहे आप क्वार्टेस की बात कर लें, चाहे आप मैथ्यू की बात कर लें, ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं टैकल्स में भी, पासेस में भी।
पासेस तो पूरी टीम ही करती हैं, लेकिन बाकी इंटरसेप्शन टैकल्स में भी काफ़ी आगे रहते हैं। वीक अगेंस्ट गुड विंग डिपेंडेंट प्ले टीम्स, ये हमने 2 बार देखा है फमलचियाओ और इस्तांबुल के अगेंस्ट में। तो ये एक वीकनेस है स्पोर्टिंग सीपी की, और अनफॉर्चुनेटली गुइमारेस की तरफ से ये इनकी स्ट्रेंथ है। ठीक है, अटैक मेनली वियट्टो डिपेंडेंट एंड वाज लैकिंग फॉर्म इन लास्ट कपल ऑफ मैचेस। हमने देखा लास्ट 3 में से 2 मैच सिर्फ हारे नहीं हैं, बहुत ही बुरी तरह से वो हारे हैं। सेट पीस टेकर्स की बात करी जाए, विटोरिया की तरफ से आंद्रे टेक्सेरा इवांजेलिस्टा फ्री किक लेते हैं और टेक्सेरा पेनल्टी में। स्पोर्टिंग से होकर अकूना, बट्टाग्ली और वियट्टो उनकी फ्री किक लेते हैं। पेनल्टी उनके लेते थे तो जो ब्रूनो फर्नांडिस हैं, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में चले गए हैं, अब उनके जाने के बाद कौन लेगा ये देखना होगा। मेरा एक्सपेक्टेशन यही है कि वियट्टो ही आपके लिए पेनल्टी लेते हुए दिखेंगे। बाकी स्टैटिस्टिक्स की बात करी जाए तो विटोरिया के होकर पेपे, वेनांचियो और इवांजेलिस्टा इनके हाईएस्ट पासर हैं। ज़्यादा पासिंग इनकी अच्छी रहती नहीं है, लेकिन जो भी है इनका ही है। स्पोर्टिंग सीपी के होकर वेंडेल, नेटो, बट्टाग्लिया, दुम्बिया चारों के ही 90% के ऊपर है, और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ 80 के 85 के भीतर विटोरिया की तरफ से, जबकि स्पोर्टिंग सीपी के 90% के ऊपर 4। इसके पीछे जो है सेबास्टियन कोआटेस, उनका भी 89% है, और भी मतलब सो ऑन आप कह सकते हैं। तो पासेस इनके बहुत हैं। एरियल डुएल्स की बात करी जाए तो यहाँ पर भी विनांचियो, पेद्रो हेनरिक जो दोनों डिफेंडर्स हैं, इनका नाम आपको दिख जाएगा। स्पोर्टिंग सीपी की तरफ से कोआटेस, योरी और बोलासी, ये सब नाम हैं। अभी एक बार देख लेते हैं दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप्स और फॉर्मेशंस। तो ये दोनों टीमें इस तरह के फॉर्मेशन से आ सकती हैं। कुछ प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, जैसे कि वेंडेल नहीं खेल रहे हैं सेंट्रल मिडफील्ड में, तो उनकी जगह पर दुम्बिया यहाँ पर सेट हो सकते हैं। सैको के जगह पर गार्सिया, और जैसे मैंने बताया पेद्रो हेनरिक, उनके इंजरी कॉन्सर्न्स हैं तो उनके जगह पर बोंदानिंको आ सकते हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई चेंजेस होना चाहिए। टेक्सेरा और एडवार्ड्स के बीच में एक फाइट होता है जनरली विंग के लिए, लेकिन मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे डिफेंसिव टीम है स्पोर्टिंग सीपी, तो दोनों अटैकिंग प्लेयर्स को लेके ही आ सकती है गुइमारेस की टीम। और यहाँ पे स्पोर्टिंग सीपी के होकर ज़्यादा कोई चेंजेस मुझे नहीं लगता। एक इनके यहाँ पर थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनके जगह पर कोई और आता है तो। बाकी और कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा है। अभी एक बार देख लेते हैं हाला प्ले और ड्रीम 11 की टीम आप कैसे बना सकते हो। तो ये मेरा डेमो टीम है आप कह सकते हो ड्रीम 11 के लिए, जहाँ पर मैंने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया है क्योंकि स्मॉल लीग का कॉम्बिनेशन है ये। तो 4 ऐसे प्लेयर्स लिए हैं कि अगर स्पोर्टिंग सीपी क्लीन शीट रख पाती है तो मेरे लिए काम आ जाएंगे। स्पोर्टिंग सीपी को मुझे लगता है यही कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अवे मैच है और वैसे भी वो ज़्यादा उनके पास पेनिट्रेटिव पावर तो है नहीं अटैक में। तो अकूना और वियट्टो, इन दोनों को मैंने लिया है, तो मेरे लिए अटैक के भी ऑप्शंस कंप्लीट हो गए। बट्टाग्लिया, वेंडेल, ये दोनों जो मिडफील्ड में होंगे। अब वेंडेल अगर नहीं खेलते हैं तो आप उनके जगह पर जो यहाँ पे दुम्बिया का ऑप्शन होगा, आप उनको ट्राई कर सकते हैं। सेम ही होगा, दोनों का ही सेम ही काम होता है। ठीक है, उनके जगह पर मेरे ख्याल से दुम्बिया ही खेलेंगे अगर खेलता है कोई तो। और यहाँ पर मैं चाहता तो सैको को लेना चाहता था गुइमारेस की तरफ से, लेकिन क्योंकि वो नहीं खेलेंगे तो वेनांचियो मेरे लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन है। इसके सिवाय पेद्रो हेनरिक अगर खेलते हैं तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं। इसके सिवाय भी और कोई अटैकिंग प्लेयर जैसे प्लाटा वगैरह अगर आपको लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, क्योंकि मेरे को 4 प्लेयर्स लेने हैं मिनिमम गुइमारेस के, तो मैंने इसीलिए लिया है। अभी एक बार देख लेते हैं हाला प्ले में आप किस तरह से सोच सकते हो टीम बनाने के टाइम पे। तो अब इस तरह का एक फॉर्मेशन सोच सकते हो। मैंने फिर से आप देखिए बट्टाग्लिया को लिया है, दुम्बिया को लिया है अगर वेंडेल नहीं खेलते हैं तो। अकुना को यहाँ पर मिडफील्ड में मिडफील्डर में दे दिया है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ मुझे टीम बनाने में। बाकी कोआटेस, मैथ्यू तो है ही। ये सैको तो नहीं खेलेंगे, चलिए यहाँ पर सैको को रिप्लेस कर देते हैं। सैको के जगह पर आप यहाँ पर ले सकते हैं वेनाचियो को, या फिर पेद्रो हेनरिक अगर आपके पास क्रेडिट है तो। मैंने यहाँ पर डेविडसन और वियट्टो दोनों को रखा है, क्योंकि ज़्यादा मेरे पास स्पेस नहीं है मिडफील्ड में। अकुना को मिडफील्ड में दे दिया है, इसीलिए डेविडसन को रखा है, क्योंकि मुझे विंगर्स भी रखने होंगे गुइमारेस की तरफ से, तो इसीलिए मैंने एक विंगर को रखा है, स्पेशली राइट विंगर को, क्योंकि वही से बार बार गोल खा रही है स्पोर्टिंग सीपी की टीम। आप चाहो तो दूसरे जो विंगर खेलेंगे टक्सेरा, उनको भी आप रख सकते हो। तो इसी तरह से सोच सकते हो आप। हाला प्ले में कोशिश करना स्पोर्टिंग सीपी के ज़्यादा प्लेयर्स लेने की, चाहे आप उनके सपोर्ट में टीम बना रहे हो या अगेंस्ट में, क्योंकि उनके प्लेयर्स जो हैं आपको पासिंग के काफ़ी पॉइंट्स देंगे। टैकल्स वगैरह तो वो करते ही हैं। मेरा प्रेडिक्शन यही है कि स्पोर्टिंग सीपी यहाँ पे थोड़ा सा फेवरेट हो सकती है, लेकिन उनके फॉर्म थोड़े से इश्यूज़ रहे हैं ब्रेक से पहले। अब देखना होगा कि वो कितना रिकवर कर पाते हैं ब्रेक के बाद। गुइमारेस थोड़ा सा इनडायरेक्ट फुटबॉल खेलती है और वो मिडफील्ड में भी ठीक ठाक उनके प्लेयर हैं।
थोड़ा सा डायरेक्ट फुटबॉल खेलती है, मिडफील्ड में उनके अच्छे प्लेयर्स हैं, तो यही उनके लिए एक स्ट्रेंथ हो सकती है कि आंद्रे पेपे अगर मिडफील्ड को कंट्रोल कर लें और उसके बाद उनके जो दोनों विंगर्स हैं डेविडसन और टेक्सेरा मेरे ख्याल से खेलेंगे, तो ये दोनों काफ़ी अच्छा पेनिट्रेशन दिखा सकते हैं। स्पोर्टिंग सीपी के पास अटैकिंग ऑप्शन थोड़े से कम है, और क्योंकि ये अवे मैच भी है तो स्पोर्टिंग सीपी कोशिश यही करेगी कम से कम क्लीन शीट रख के टाई रखा जाए मैच को। ठीक है, तो मेरा प्रेडिक्शन यही है कि स्पोर्टिंग सीपी जीतना चाहिए, कम 1 गोल हो या 2 गोल हो, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर विक्टोरिया गुइमारेस जीतती है तो वो काफ़ी गोलों से यहाँ पे जीत सकती है, स्पेशली अगर वो स्पोर्टिंग सीपी के जो दोनों मिडफील्डर्स हैं उनको सप्लाई करने से बंद करे तो ये रही मेरी सारी एनालिसिस और ऑब्जर्वेशन। अगर आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना चैनल को, शेयर करना वीडियोस अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम चैनल पर ज़रूर जुड़ते रहना, क्योंकि वहाँ पे लास्ट मोमेंट अपडेट्स, फॉर्मेशंस वगैरह या फिर कोई टैक्टिकल डिसीजन अगर आप लेना चाहते हो तो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसलिए वहाँ पर जुड़े रहना स्पेशली फुटबॉल मैचेस के लिए बहुत ज़रूरी है। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस मैच एंड गुड बाय फॉर नाउ।